नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो क्रॉप प्रोडक्शन का हमारा आज का टॉपिक है कॉटन। आज हम कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कॉटन का कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, क्या क्या किस काम में ये आता है हमारे। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। कॉटन, सबसे पहले हम कपास यानी कॉटन का जो बोटेनिकल नेम है, वानस्पतिक नाम या फिर वैज्ञानिक नाम, उसको देखते हैं कि कॉटन का वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कॉटन का जो वानस्पतिक नाम है यह है गोसिपियम स्पीसीज। क्या है? गोसिपियम स्पीसीज। कॉटन का बोटेनिकल नेम गोसिपियम स्पीसीज है। और फैमिली की बात करें या फिर कि ये किस कुल का पौधा है, कौन सी फैमिली का पौधा है, तो ये मालवेसी कुल या मालवेसी फैमिली का ये पौधा है। गुणसूत्र की संख्या की बात करें कि जो कॉटन है इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कॉटन जो है, कॉटन दो प्रकार के होते हैं जैसा कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि देसी कॉटन, जो देसी कॉटन है उनमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 2n बराबर 13 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अमेरिकन कपास की बात करें तो अमेरिकन कपास में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो है 2n बराबर 26। देसी कपास में 2n बराबर 13 और अमेरिकन कपास में 2n बराबर 26 गुणसूत्रों की संख्या होती है। आगे हम उपयोग एवं महत्व के बारे में देखेंगे कि कॉटन के क्या उपयोग हैं और क्या महत्व है इसका हमारे जीवन में। तो फसलों के समान कॉटन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि फसलें हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह जो कॉटन है, कॉटन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कॉटन से जो है हम कपड़ा निर्माण के लिए रेशम, ऊन, संश्लेषित रेशा एवं कुछ अन्य जो है फसलों के रेशे का भी प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो कपड़े के कुल उत्पादन का 70% भाग, क्या जो कपड़ा उत्पादन किया जाता है, कपड़े के कुल उत्पादन का 70% भाग हम कपास के रेशों पर से ही उत्पन्न करते हैं। कहाँ से? कपड़ा उत्पादन का 70% भाग जो है वो कपड़ा उत्पादन कपास के रेशों द्वारा ही उत्पन्न करते हैं। किसके द्वारा? कपास के रेशों द्वारा ही उत्पन्न करते हैं। और कपास की पत्तियों की बात करें तो जो कपास की पत्तियां हैं, पत्तियां खाद का भी अच्छा काम करती हैं। जो कपास है, कपास की जो पत्तियां हैं वो खाद के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं और ये एक खाद के रूप में हमारे खेतों में अच्छा काम करती हैं। अच्छा न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व तो इसमें भी पाया जाता है। 1 किलोग्राम कपास की डंडी यानी कि कपास की जो डंडी या स्टिक होती है से जो सेल्यूलोज में धनी होता है। जो एक किलो कपास की जो डंडी है या कपास की जो डंडी होती है, ये सेल्यूलोज की धनी होती है। तो 1 किलो में कपास की डंडी जो है 500 किलोग्राम मशरूम उगाने के काम से लेकर भोजन में प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। कपास को सफ़ेद सोना भी नाम दिया गया। कपास को सफ़ेद सोना या फिर वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। कपास की जो डंडी होती है, जो उसके रेशे होते हैं, उस पे हम मशरूम का भी उत्पादन कर सकते हैं। और कपास को, जैसा कि अभी हमने बताया कि कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं, वाइट गोल्ड भी कपास को कहा जाता है। आगे हम कपास की उत्पत्ति एवं इतिहास के बारे में बात करेंगे कि कपास की उत्पत्ति कहाँ पे हुई और क्या उसकी इतिहास है। तो देश में जो है कपास की खेती बहुत प्राचीन समय से होती आ रही है। कपास के प्राचीनतम अवशेष मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाए गए। कहाँ पे? कपास के जो प्राचीनतम अवशेष की बात करें तो मोहनजोदड़ो में पाए गए। लगभग 5,000 वर्ष पुराने हैं। कब? लगभग 5,000 वर्ष पुराने। और भारत में 1500 ईसा पूर्व में कपास एवं सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख जो है, भारत कपास एवं सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र भी था। क्या था? प्रमुख केंद्र था किसका? भारत कपास एवं सूती वस्त्र उद्योग का। कपास का उत्पत्ति स्थल भारत माना जाता है क्योंकि लगभग कपास की जो देखे गए हैं, कपास पाए गए हैं, लगभग कपास भारत में ही
स्टार्टिंग में देखे गए पाए गए भारत में ही कपास की अधिक मात्रा है, कपास के पौधे पाए गए भारत में। क्षेत्रफल एवं वितरण की बात करें, क्षेत्रफल या वितरण, तो संसार में सबसे ज़्यादा कपास की कुल जो संसार में कुल जो कपास की खेती होती है, कुल कपास का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना में भारत में कपास की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। कहाँ पे? भारत में। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जो कपास की खेती होती है उसके जो क्षेत्रफल की तुलना में भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कपास की खेती होती है। उसके बाद जैसे कि रूस हो गया, कुछ देश हैं जैसे कि रूस हो गया, ब्राज़ील हो गया, मैक्सिको और पाकिस्तान कपास उगाने का प्रमुख देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास उगाने वाले देशों में भारत का प्रथम स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करी जाए कि कपास का उत्पादन क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पे किया जाता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास का उत्पादन भारत का प्रथम स्थान है कपास उत्पादन में। और भारत में जो है कपास की खेती किस राज्य में की जाती है सबसे अधिक, तो भारत में कपास की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पे होती है कपास की खेती? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है भारत में। जलवायु की बात करें कि कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है या किस प्रकार की जलवायु में कपास का उत्पादन अच्छा होता है, तो कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। किस प्रकार की फसल है कपास? उष्णकटिबंधीय फसल है। और कपास के गुणों पर वर्षा, तापमान, सूर्य का प्रकाश एवं हवा, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, सारे कारक होते हैं, काफ़ी प्रभावित करते हैं या कपास की फसल पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। वर्षा की बात करें तो जो वर्षा की बात करें तो वर्षा कपास की फसल उन सभी स्थानों पर जहां वार्षिक वर्षा 60 से 110 सेंटीमीटर, कपास की खेती उन सभी क्षेत्रों में या फिर उन सभी स्थानों पे की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा 60 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अधिक नमी के कारण फसल में अगर बहुत अधिक नमी है, हमारे खेतों में बहुत अधिक नमी है, तो इस अवस्था में भी कपास के जो पौधे होंगे उसमें कीट पतंगों या बीमारियों का भी अधिक प्रकोप हो जाता है। 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों पर सिंचाई की अच्छी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए या फिर उपलब्ध होना आवश्यक होता है। अगर जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वहाँ पे कपास उत्पादन के लिए, जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पे कपास उत्पादन के लिए हमें सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध रहना आवश्यक है। सिंचाई की सुविधा को देख के खेती करनी चाहिए। इसमें जो कपास के गूलरों की बात करें तो जो कपास में गूलर होते हैं, जो कपास के बात करें इसकी, ये जो कपास के गूलर, इसकी बात करें तो ये कपास का जो गूलर है, ये कहाँ गया? कपास की गूलर की बात कर रहे हैं हम पे। तो कपास का जो गूलर है, इसमें क्या होता है कि रेशे बनने के समय हल्की वर्षा होने से प्रति बिनौले यानी प्रति जो वो होते हैं, गूलर होते हैं, दाने होते हैं, उसके पोड होते हैं, उसमें रेशों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है तथा कपास में रुई का उत्पादन बढ़ जाता है। क्या होता है कि कपास में रुई का उत्पादन बढ़ जाता है। अगर तापमान की बात करें तो कपास के लिए तापमान की जो निम्नतम सीमा होती है, सबसे कम तापमान या अधिकतम तापमान कपास के लिए कितना आवश्यक है, तो कितना होना चाहिए, तो सबसे कम की बात करें तो लगभग 10 सेल्सियस का तापमान जो है, कितना? 10 सेल्सियस। सबसे कम जो है न्यूनतम सीमा 10 सेल्सियस है। और इससे कम तापमान पर पौधे में जो गूलर यानी बॉल जो बनते हैं और फूल जो है वो झड़ जाते हैं। अगर 10 सेल्सियस से कम तापमान होता है तो ये जो कपास है, कपास में जो बॉल बनती हैं, गूलर बनते हैं, वो क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, इनके फूल भी झड़ जाते हैं। इसी प्रकार अगर 40 सेल्सियस से अधिक तापमान है, कितना? 10 से कम है तब दिक्कत है, अगर 40 से ज़्यादा है तब भी कपास का जो है, कपास की फसल पर बहुत अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है अगर 40 सेल्सियस का तापमान है। तो पौधों की वृद्धि के लिए या फिर वृद्धि के समय 25 से 30 सेल्सियस का तापमान उत्तम समझा जाता है। क्या होता है? 25 से 30 सेल्सियस का तापमान जो होता है वो बहुत अच्छा होता है कपास के लिए या कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम समझा जाता है। पौधे पर गूलर बनते समय दिन का प्रकाश क्रम,
जब पौधों में, जब कपास के पौधों में गूलर बनने लगते हैं, बॉल बनने लगती है, तो बनते समय क्या होता है, जो दिन का तापमान होना चाहिए वो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तथा ठंडी रातें सबसे उत्तम होती है। दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और रातों की बात करें तो रातें जो है ठंडी होनी चाहिए। उस अवस्था में कपास में जो गूलर यानी बॉल बनते हैं वो अच्छी उनका जर्मिनेशन, उनके जो बनना अच्छे क्वालिटी के जो गूलर बनते हैं तो उसके लिए उत्तम तापमान ये 30 सेल्सियस का तापमान और रातें ठंडी होना उत्तम होता है। भूमि की बात करें तो कपास की खेती के लिए उचित जल निकास वाली, कपास की अगर हमें खेती करनी है तो कपास की खेती के लिए हमें उचित जल निकास वाली, लवण रहित और उपयुक्त जल धारण क्षमता वाली भूमि आवश्यक होती है। कौन सी? उन क्षेत्रों में कपास या फिर कपास की खेती के लिए वो भूमियाँ आवश्यक होती हैं जहाँ पे जल निकास अच्छा होता है और वो लवण रहित तथा उपयुक्त जल धारण क्षमता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वहाँ की भूमि में जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए, अच्छी भूमि होती है। भारत में कपास मुख्यतः काली मिट्टी, कहाँ पे? अगर भारत की बात करें तो भारत में कपास जो है मुख्यतः काली मिट्टी में उगाया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, या फिर जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी में भी उगाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वो काली मिट्टी से प्राप्त होता है। कपास की मिट्टी का क्षेत्र जो होता है मध्य और दक्षिणी भारत है। मध्य और दक्षिण भारत की बात करें तो मध्य और दक्षिण भारत की जो भूमि है वहाँ पे कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है, उपयुक्त मिट्टी है। और कपास की खेती के लिए अगर मिट्टी के मृदा के पीएच मान की बात करें तो मृदा का जो पीएच मान वो 5 से 8.5 होना चाहिए। कितना? कपास की खेती के लिए मृदा पीएच मान की बात करें तो मृदा का पीएच मान 5 से 8.5 होना चाहिए। कपास का वर्गीकरण हम देखते हैं क्या है, तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में सर जॉर्ज वार्ट ने कपास की आकार की गुणों के आधार पे, किसके गुणों के आधार पे? कपास की आकार की गुणों के आधार पे उनका वर्गीकरण किया था, कपास का वर्गीकरण किया था और उनको समस्त वर्गों की कपास को लगभग 55 श्रेणियों में और 42 जातियों में विभाजित किया था। कितना? 55 श्रेणियों और 42 जातियों में विभाजित किया था। अब आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में कपास का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया, क्रोमोसोम संख्या के आधार पे। पुराने समय में सर जॉर्ज वार्ड ने जो है कपास की 55 श्रेणियां और 42 जातियां विभाजित करी। और अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में कपास का वर्गीकरण क्रोमोसोम संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। इसका वर्गीकरण निम्न 2 भागों में किया गया है। जैसे कि पुराने विश्व की कपास, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, इसे देसी कपास या डिप्टोलाइट भी कहते हैं। इस श्रेणी के कपास में क्रोमोसोम की संख्या 13 होती है। कितना होती है? जो कपास को 2 भागों में बांटा गया आधुनिक काल में, तो जो पुराने विश्व की कपास या फिर ओल्ड वर्ल्ड कॉटन जिसे कहते हैं, इसे क्या है, देसी कपास भी कहा गया या डिप्टोलाइट भी कहा गया। इस श्रेणी की कपास में क्रोमोसोम की संख्या 13 होती है। कितना होती है? क्रोमोसोम की संख्या 13 होती है। और अगला जो है नए विश्व की या न्यू वर्ल्ड कॉटन, इस कपास को अमेरिकी कपास कहते हैं। जो न्यू वर्ल्ड कॉटन है या फिर नए विश्व की कपास जिसे कहते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। कितना होता है? क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम नंबर या क्रोमोसोम संख्या 26 होती है। अब देसी और अमेरिकी कपास में क्या अंतर है? हमने तो देखा कि 2 भागों में बांटा गया, एक तो नए विश्व की या देसी कपास, एक विदेशी कपास, अमेरिकी कपास। तो इन दोनों कपास में क्या अंतर है? अमेरिकन कपास और देसी कपास में क्या अंतर है? तो अमेरिकन कपास की बात करें तो अमेरिकन कपास में पौधों की शाखाएं अधिक निकलती हैं और पौधा झाड़ी नुमा पाया जाता है। क्या होता है? अमेरिकन कपास जो होता है, इसके पौधे जो होते हैं, इसके पौधों में अधिक शाखाएं होती हैं। अमेरिकन कपास में इसके पौधों में अधिक शाखाएं होती हैं और ये पौधा पूरा झाड़ी नुमा होता है। वहीं देसी कपास की बात करें तो जो देसी कपास है, देसी कपास की प्रजाति जो है, इसके पौधे क्या होते हैं? सीधे बढ़ने वाले होते हैं और कम फैलने वाले होते हैं। देसी कपास के पौधे सीधे बढ़ने और कम फैलने वाले होते हैं। अमेरिकन कपास की बात करें तो जो अमेरिकन कपास के पौधे होते हैं ये झाड़ी नुमा होते हैं और इनकी शाखाएं अधिक निकलती हैं। अगला जो है अमेरिकन कपास में देखते हैं, इनके तनों का रंग लाल होता है। क्या होता है? अमेरिकन जो कपास होता है, इनके तनों का रंग लाल होता है। और देसी कपास की बात करें तो देसी कपास के जो तने होते हैं
उनका रंग जो है लाल और काला होता है। क्या होता है? लाल काला होता है। लाल काला होता है देसी कपास के तनों का रंग। और अमेरिकन कपास की पत्तियों के आकार में तुलनात्मक कुछ बड़ी और चौड़ी होती हैं तथा रंग लालिमा लिए होता है। और देसी कपास की बात करें तो देसी कपास की जो पत्तियां होती हैं वो तुलनात्मक कम चौड़ी होती हैं। क्या होती हैं? अमेरिकन कपास की अपेक्षा में कम चौड़ी होती हैं और हरे रंग की होती हैं। इसका जो फूल होता है अमेरिकन कपास का, अमेरिकन कपास के फूल तुलनात्मक बड़े, फूलों का रंग खिलने से पहले लाल व फिर खिलने पर क्रीमी कलर में पाया जाता है, क्रीमी रंग का। और देसी में फूल छोटे व खिलने पर पीले रंग का होता है। क्या होता है देसी कपास में? देसी कपास के जो फूल होते हैं छोटे होते हैं दिखने में, खिलने पे रंग जो है उनका रंग पीला होता है। गूलर अथवा फली की बात करें, बॉल की बात करें तो बॉल का जो रंग होता है अमेरिकन कपास का जो बॉल होता है, अमेरिकन जो कपास होता है उसका जो बॉल होते हैं या फिर उसमें जो क्या कहते हैं बॉल या फिर जो फली होती है उसका रंग लाल कलर का होता है। किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है अमेरिकन कपास का। और वहीं देसी कपास की बात करें तो जो देसी कपास के गूलर हैं या फिर उनके फली जो है उसका रंग काला होता है। क्या होता है? देसी कपास का जो देसी कपास के जो फूल होते हैं, गूलर होती हैं, उनका रंग काला होता है। आगे हम क्वालिटी की बात करेंगे कि अच्छी क्वालिटी ऑफ कॉटन, अच्छी क्वालिटी के कॉटन क्या होता है? अच्छी क्वालिटी ऑफ कॉटन तो अच्छे किस्म के कपड़ों का उत्पादन प्रयोग किए जाने वाली कपास के गुणों पर निर्भर करता है। हमें अगर अच्छे गुण के कपड़ों का उत्पादन करना है तो जो हम कपास ले रहे हैं या जो कपास का प्रयोग कर रहे हैं वो कपास के गुणों पर निर्भर करता है। कपास जितना अच्छा होगा हमें उतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा प्राप्त होगा। तो कपास की विभिन्न गुण रेशों के गुण पर निर्भर करते हैं। कपास के विभिन्न गुण रेशों के गुणों पर निर्भर करते हैं। तो पहला जो हो गया वो हो गया कपास के रेशे की लंबाई। क्या? रेशे की लंबाई। अधिक लंबे रेशे वाले कपास अच्छे गुण वाली मानी जाती हैं। जिन कपास की रेशे जो कपास होता है उनका अगर रेशे जो लंबी होती हैं तो वो अच्छे गुण वाले कपास माने जाते हैं। क्या होते हैं? अच्छे गुण वाले कपास माने। छोटे रेशों वाली कपास की जातियों में निम्न श्रेणी में माना जाता है। क्या? जो छोटे रेशे की कपास होती है, कपास की जातियाँ, उसे निम्न श्रेणी की मानी गई। और रेशे की लंबाई के आधार पर कपास की जातियों को कुछ भागों में विभक्त किया गया है। जैसे कि लंबे रेशे वाली में क्या है कि 2.7 से 3.55 सेंटीमीटर या इससे अधिक लंबे होते हैं। और इसके जो प्रजाति 216F व फिर 302F है। मध्यम रेशे वाली प्रजाति जो है उसकी उसमें रेशे की जो लंबाई है वो है 2.21 से 2.23 सेंटीमीटर। और जो प्रजाति है इसकी प्रमुख कुछ महालक्ष्मी और उसके बाद हम्पी। और छोटे रेशों वाली की बात करें 2.17 से कम तथा इसमें जो प्रजाति है वो है 35/1 सी व फिर 502 आदि। ये जो हैं कुछ प्रजातियां हैं जो कपास के रेशों की प्रजातियां हैं। बारीक रेशे वाली कपास अच्छी मानी जाती है। जो बारीक रेशे वाली कपास होती है वो अच्छे गुण के और अच्छी क्वालिटी की रेशे माने जाते हैं बारीक रेशों वाली कपास का। साधारणतः लंबे रेशे वाली जो कपास होती है उनका रेशा बारीक पाया जाता है। जो कपास लंबे रेशे वाले होते हैं उनका जो रेशा बारीक, उसमें क्या होता है कि उसके रेशे जो है बारीक पाए जाते हैं। रेशों की बारीकी पर मृदा जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। जो कपास के रेशे होते हैं वो बारीक होते हैं, उस पर क्या है कि मिट्टी और उसके बाद जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। उसकी लंबाई व भार के अनुपात से यह पता लगाया जा सकता है कि रेशे की परिपक्वता पर रेशे की बारीकी बहुत अधिक निर्भर करती है। रेशे की सूक्ष्मता के आधार पर कपास को कुछ भागों में, निम्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि रेशे का भार बढ़ता है वैसे वैसे रेशे की मोटाई भी बढ़ती है, मोटाई बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब बारीक धागों में प्रति सेंटीमीटर भार की मात्रा माइक्रोग्राम कम होती जाती है। क्या होता है कि जो बारीक धागों में प्रति सेंटीमीटर जो भार होता है वो माइक्रोन में कम होता रहता है। कपास के गुणों पर प्रभाव डालने वाले कुछ कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? आइए हम उसकी बात करते हैं। तो मृदा जलवायु एवं कृषि क्रियाओं का कपास की उपज के साथ साथ इसके गुणों पर भी प्रभाव डालता है। क्या करता है कि जो मृदा या फिर जलवायु जो है या फिर कृषि जो क्रियाएं होती हैं ये कपास के उपज पर भी काफ़ी प्रभाव डालते हैं। क्या होता है? कपास के उपज के साथ साथ इसके गुणों पर भी प्रभाव डालता है।
कपास के जो मृदा में खेती मृदा या फिर जलवायु, ये जो है कपास के गुणों पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। कपास के गुणों को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो निम्न हैं और उनके कुछ निम्न गुण होने चाहिए। जैसे कि जलवायु हो गया, जलवायु जो है ये कपास के रेशे पर प्रभाव डालते हैं, उसके उत्पादन पर भी प्रभाव डालते हैं। वर्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर रेशों पर प्रभाव होता है। इंडियन सेंट्रल कॉटन इंस्टीट्यूट, क्या इंडियन सेंट्रल कॉटन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला में कुछ अध्ययन किए गए। उस अध्ययन में पाया गया कि फसल कटने की अवस्था में अगर वर्षा का होना अच्छे गुणों को नष्ट कर देता है। जब हमारी कॉटन की फसल जो होती है वो कटने पे आ जाए, अगर उस समय वर्षा हो जाती है, तो वो कपास के गुणों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, कपास के अच्छे गुणों को नष्ट करती है। या फिर उसमें गूलर या फली बनते समय वर्षा होने पर रेशों के गुणों में वृद्धि होती है और रेशे के गुणों में पड़ने वाले विभिन्न कारकों का 1/3 प्रभाव केवल वर्षा का ही होता है। क्या होता है, केवल वर्षा का ही 1/3 प्रभाव पड़ता है। वही एक परीक्षण इंदौर में किया गया। इंदौर के परीक्षण में पाया गया कि सितंबर अक्टूबर में वर्षा होने पर रुई की औटाई जो गिनिंग परसेंटेज होता है वो बढ़ती है। और जुलाई की वर्षा की बात करें, किसकी, जुलाई की वर्षा की बात करें, तो जुलाई की वर्षा का जो है रेशे के गुणों पर कोई प्रभाव, अगर जुलाई के मौसम में वर्षा हो रही है तो उसका बहुत अधिक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा रेशे के गुणों पर। और नमी की उपयुक्त अवस्था पर जो बिनौले होते हैं उसमें क्या है कि रेशे की मात्रा बढ़ जाती है अगर नमी उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध है तो। वही बुआई के समय का प्रभाव, फसल की अगेती बुआई करने पर लायलपुर में अनुसंधान में ये पाया गया कि कम अंतराल पर रखने पर औटाई का जो परसेंटेज होता है कॉटन का वो भी बढ़ता है। अंतराल यानी दूरी की बात करें तो जो दूरी का प्रभाव परीक्षणों के आधार पर यह भी देखा गया कि जो अमेरिकन जाति हैं उनमें अधिक अंतराल पर रखने पर उपज एवं जीनिंग की प्रतिशतता में वृद्धि होती है। क्या होता है, अगर अंतराल अधिक दूरी पर रखेंगे तो उसकी उपज में काफ़ी प्रभाव डालता है, उसकी उपज पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखेंगे खाद का प्रभाव। खाद का कौन सा प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का अत्यधिक उपयोग करने पर रेशे की लंबाई व मजबूती में कमी आती है। क्या होता है, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का बहुत अधिक अगर प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक प्रयोग करने पर रेशे की जो है लंबाई व मजबूती में कमी आती है। कुछ परिणामों में, कुछ परीक्षणों में यह भी पाया गया है कि फास्फोरस देने से रेशे की लंबाई में वृद्धि होती है और 30 किलोग्राम, कितना, 30 किलोग्राम फास्फोरस देने से रेशे की लंबाई व औटाई दोनों में अधिक, औटाई भी अधिक मात्रा में और लंबाई भी अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। अधिक नाइट्रोजन देने से औटाई या जीनिंग परसेंटेज कम हो जाता है। नाइट्रोजन अगर सोडियम नाइट्रेट के द्वारा प्रदान किया जाए तो रेशे के गुणों में भी कमी आ जाती है। आगे हम देखेंगे मृदा का प्रभाव। रेशे का जो काटन का जो उत्पादन है, काटन के उत्पादन में मृदा का क्या प्रभाव होता है, तो अधिक उपजाऊ मिट्टी में कपास की खेती करने पर, जिन क्षेत्रों में या फिर उपजाऊ मिट्टी में कपास की खेती करने पर उसके बिनौले जो होते हैं, फलियां होती हैं, उसका आकार एवं भार में वृद्धि होती है। क्या होता है, उसके आकार एवं भार में वृद्धि होती है। उपजाऊ भूमि में कपास में रेशों का प्रतिशत भी कम होता है। क्या होता है, उपजाऊ जो भूमि है वहाँ पर कपास के रेशे का प्रतिशत भी कम होता है। चुनाई एवं पिंकिंग की विधियाँ एवं समय, किस समय का जो है कॉटन की चुनाई करनी चाहिए, पिकिंग करनी चाहिए, कौन सी क्या विधि है और समय के बारे में बात करेंगे। तो कपास की कुछ जातियों के गूलर पकने पर टूटकर भूमि पर गिर जाते हैं। यहाँ पर रेशे मिट्टी में पकड़ लेते हैं और रेशे के गुण खराब। अगर कपास की जो कुछ जातियाँ हैं उसके गूलर पकने पर गिर जाते हैं, टूटकर गिरने लगते हैं, जब वो पकना शुरू होता है, पक जाते हैं तो गिरने लगते हैं। गिरने से क्या होता है, वो मृदा के संपर्क में आते हैं और मृदा के संपर्क में आने पर जो है मिट्टी में पकड़ लेते हैं तो उसके गुण खराब हो जाते हैं मिट्टी से। चुनाई के समय, मतलब जब चुनाई का समय हो जाए, आवश्यकता है तो चुनाई जो है पंक्तियों में डंठल आने पर भी रेशों के गुण खराब कर देते हैं। क्या होता है, जब चुनाई के समय पत्तियों में डंठल आने पर भी उसके रेशे के गुणों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। बीमारी एवं कीट की बात करें तो पतंगों का आक्रमण या बीमारी एवं कीट पतंगों के आक्रमण के समय उपज एवं उपज के गुणों में भी भारी कमी आती है। क्या होता है, उपज या फिर उसके गुणों में काफ़ी कमी आती है कीट पतंगों के द्वारा भी।
कपास की जातियाँ, जैसे कि कपास की कुछ जातियाँ होती हैं जिनका प्रत्येक उनके कपास की जो जातियाँ होती हैं उनके प्रत्येक गुणों के कारण कुछ जातियाँ ऐसी होती हैं जिनमें अच्छे गुणों का रेशा प्राप्त होता है, और कुछ जातियों को छांटकर बोना चाहिए, क्योंकि कुछ जातियाँ होती हैं जिनसे अच्छे गुणों के कपास प्राप्त होते हैं और कुछ होते हैं जिनमें कपास के गुणों में काफ़ी गिरावट रहती है। भूमि की तैयारी की बात करें कि कपास की खेती के लिए भूमि की तैयारी कैसे की जाती है, तो खेती की तैयारी का समय कम परिस्थितियों के अनुसार जो है 3-4 जुताई करने के बाद देसी या हैरो से फिर कल्टीवेशन से और कल्टीवेटर से जो है हम इसके खेत की तैयारी करते हैं, खेत की बुआई करते हैं। और खेत की जुताई की जो गहराई होती है, अगर संभव जहाँ तक तो कपास की खेती के लिए जो जुताई की गहराई होती है कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, 8 से 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जुताई के बाद इसको पाटा लगाकर क्या करना है चाहिए, जुताई के बाद पाटा लगा के भूमि को भुरभुरी कर लेनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर अप्रैल मई में पलेवा करके या फिर खेत की तैयारी करके बुआई कर देते हैं, और गर्मियों में होने वाली वर्षा के साथ साथ खेत की जुताई करते हैं। क्या करते हैं, गर्मियों में जो वर्षा होती है गर्मियों की वर्षा के साथ खेत की जुताई करते हैं। सीड की बात करें, सीड रेट की या बीज की, तो कपास की बुआई के लिए बिनौले या जो कॉटन होता है बीज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो उसके बिनौले फलियां होती हैं वही बीज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बीज को सदैव बीमारी या फिर कीट रहित, कीट या पतंगों से मुक्त होने चाहिए, जिसके अनुसार ये कीट पतंगों के आक्रमण से मुक्त व जाति के अनुसार शुद्ध होने चाहिए जो बीज होते हैं जो हम बोने के लिए प्रयोग करते हैं। बीज उपचार की बात करें तो बीज के ऊपर रुई के छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं। इन रेशों के कारण बीज एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इस अवस्था में बीज की बुआई करने में असुविधा होती है, तो क्या करते हैं, बीज का अंकुरण भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए बुआई से पहले बीज का उपचार करना बहुत ही लाभदायक होता है। बीज उपचार की विधियाँ, किस प्रकार से बीज उपचार कर सकते हैं, तो बीज उपचार का मुख्य उद्देश्य बीज के ऊपर से रुई के रेशे को नष्ट करना। क्या होता है कि जो उसके फलियाँ होती हैं, जो दाने होते हैं, फलियाँ पड़ती हैं, बिनौले होते हैं, उनमें रुई के रेशे होते हैं, तो वही रुई के रेशे को नष्ट करना होता है। बीज का अंकुरण बढ़ाना व बीज को रोग रहित करना। जब बीज का हम उपचार करेंगे तो उसमें जो बीज के ऊपर रुई के रेशे पाए जाते हैं, जो बीज के ऊपर रुई के रेशे पाए जाते हैं, रुई के रेशे को नष्ट करना तथा अंकुरण बढ़ाना व फिर बीज को रोग रहित करना बीज उपचार कहलाता है। आगे हम देखेंगे ये जो कॉटन है हमारा, कॉटन के बारे में हमने थोड़ी बहुत जो जानकारी हमने अध्ययन किया इस आज के क्लास में कि कॉटन की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है और क्या इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है आज यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।